फील्ड ऑफ द फोर्स, मतलब इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेसिक चीजें। जल्दी से देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चंद एक बेसिक चीजें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? इट इज द फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज। अगर मैं चार्ज की वैल्यू 1 कूलम कर दूं तो आई कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू द कूलम फोर्स डिवाइडेड बाय अ यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। जब हम यहाँ पे इस फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जो है उसको कैलकुलेट करने का क्या बनेगा? इट विल बी के, ये 1 ओवर ये जो है ये चीज, ये ऑब्वियसली के है हमारे पास, ये एप्सिलॉन नॉट, ये के है, और के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। आई मीन टू से ये फॉर्मूला हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने। और जहां तक बात है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से, ये हम बाद में भी देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब आर्टिकल पढ़ेंगे इसके बाद उसमें भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन, अगर हम पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे तब एग्जिस्ट करता है जब उस पॉइंट पे अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लेकर आए तो उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज कोई ना कोई फोर्स फील करे। तो वो फोर्स जो फील करेगा वो ऑब्वियसली ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज की वजह से होगी। तो हम बोलेंगे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है अगर उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज लाने पे टेस्ट चार्ज फोर्स फील करे। अब अगर हम यूनिट्स की बात करें तो चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स F ओवर Q के बराबर होती है तो इसके यूनिट आ जाएंगे ऑटोमेटिकली न्यूटन पर कूलम। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। नेक्स्ट हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन जो है वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी। और बाकी वेक्टर्स की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चूंकि ये वेक्टर है तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को सेट सेटिस्फाई करेगा। लास्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड ऑफ फोर्स, इसमें हमारे पास अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दें, मतलब ये हमारे पास चार्ज था जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, P पॉइंट जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं, तो अगर इस पॉइंट और इस चार्ज के दरमियान हम कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दें तो उस केस में क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स मॉडिफाई हुई थी उसी फैक्टर से, एप्सिलॉन आर के फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन आर फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगी। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक विजुअल मैप है, एक ऐसा मैप है जो हमें इंफॉर्मेशन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन देता है? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके करीब मैं कोई टेस्ट चार्ज लेकर आऊं तो ये टेस्ट चार्ज इससे क्या है? रिपल्शन फील करेगा और इससे दूर जाएगा। अब टेस्ट चार्ज के बारे में बता दूं, टेस्ट चार्ज हमारे पास आमतौर पे एक पॉजिटिव वेरी स्मॉल वैल्यू का चार्ज होता है। अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं इस चार्ज के करीब लेकर आऊं तो इससे दूर जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? इस टेस्ट चार्ज के जो पाथ फॉलोड है इसको मैं ट्रेस कर लूंगा। तो ये जो मेरे पास लाइन आएगी, ये जो मेरे पास वेक्टर आ रहा है जो कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रहा है, इसी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नाम देता हूँ। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और ये एंड किस पे होंगी? नेगेटिव चार्ज पे। दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इस चार्ज के गिर्द मैं इनफाइनाइट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इनफाइनाइट डिफरेंट पॉइंट्स पे टेस्ट चार्ज को प्लेस कर सकता हूँ। इसका मतलब है इनफाइनाइट लाइंस भी यहाँ पे ड्रॉ की जा सकती हैं और ये लाइंस 3 डायमेंशनल स्पेस में ड्रॉ की जा सकती हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कि किसी रीजन में जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब अगर मैं इस रीजन में देखूं, एक मैं ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूं, लेट्स से ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है,
इस रीजन में इस ऑब्जेक्ट में से 2 लाइंस पास कर रही हैं। यही ऑब्जेक्ट जब मैं उठा के यहाँ पे ले जाऊं तो इसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करना शुरू हो गई, 1 लाइन पास करना शुरू हो गई। अब देखें जहां पे लाइंस की तादाद ज्यादा है वहां पे बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चार्ज से जो है वो क्या है, स्मॉलर डिस्टेंस है। तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, तो डिस्टेंस अगर स्मॉलर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। इसके अलावा भी चंद एक प्रॉपर्टीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिस्कस करते हैं, वेरी बेसिक्स। लाइक हम कहते हैं कि जी किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, वहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसके बाद हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज वी कैन स्टडी फ्रॉम बुक। अब इसमें डिफरेंट चीज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो फील्ड या कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन के कॉन्सेप्ट में या जीरो फील्ड के कॉन्सेप्ट में, इसको जीरो फील्ड स्पॉट भी कहते हैं, इसमें हम 5 पॉइंट्स बना के डिस्कशन करेंगे। अगर हमारे पास 2 सिमिलर और इक्वल चार्जेस हों तो उस केस में जीरो फील्ड कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, दिस इज अनदर चार्ज 10 माइक्रोकूलम। इनके लिए जीरो फील्ड एग्जिस्ट कहाँ पे करेगा, तो इनमें हम शॉर्टकट याद रखेंगे कि अगर सिमिलर और इक्वल चार्जेस हों तो जीरो फील्ड एग्जिस्ट करता है एट द मिड पॉइंट ऑफ चार्जेस। इस केस में अगर 2 चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस हमें दे दिया जाए, लेट से कहता है 2 चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास जीरो फील्ड किसी भी चार्ज से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करेगा। सेकंड हमारे पास है कि अगर चार्जेस सिमिलर हों, मतलब अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव हो, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो बराबर ना हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक चार्ज प्लस 10 कूलम का है माइक्रोकूलम और सेकंड चार्ज इज प्लस 5 माइक्रोकूलम। तो याद रखिएगा इस केस में हमारे पास क्या है, जीरो फील्ड एग्जिस्ट तो बिटवीन द चार्जेस करेगा, लेकिन वो जीरो फील्ड किस चार्ज के ज्यादा करीब होगा, दैट विल बी क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। यहाँ पे हमारे पास 5 माइक्रोकूलम वाला चार्ज छोटा है, तो जीरो फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे जीरो होगा वो पॉइंट छोटे वाले चार्ज के ज्यादा करीब एग्जिस्ट करेगा। लेट से छोटे वाले चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास x है, दोनों चार्जेस के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज r। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे जहां पे जीरो है, इसको कैलकुलेट करने का या इसका जो डिस्टेंस है x स्मॉलर चार्ज से उसकी वैल्यू मालूम करने का फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे कि E1 दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, लेट से, या इसको EL लिख लेते हैं। EL स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ बिगर चार्ज या लार्जर चार्ज। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इट विल बी इक्वल्स टू ES इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ स्मॉलर चार्ज। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड्स इस वाले पॉइंट पे बराबर होंगी, डायरेक्शंस अपोजिट होंगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। इसी चीज को हम फर्दर इस फॉर्म में लिख सकते हैं और फाइनल हमारे पास जो रिलेशन बनेगा दैट विल बी दिस। यहाँ पे QL क्या होगा, बड़ा चार्ज, QS क्या होगा, छोटा चार्ज होगा। तो यहाँ पे हमने इस वाले फॉर्मूले से मालूम कर लेंगे x की वैल्यू दैट विल बी द जीरो फील्ड स्पॉट। थर्ड हमारे पास पॉइंट है फॉर अपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस। मिसाल के तौर पे ये सिचुएशन है हमारे पास, एक मेरे पास चार्ज है उसकी वैल्यू 5 माइक्रोकूलम है, दूसरा -10 माइक्रोकूलम का है। अब इनमें से बिगर चार्ज कौन सा है, स्मॉलर चार्ज कौन सा है। याद रखिएगा चार्जेस में से बिगर और स्मॉलर डिसाइड करने के लिए हम उनके साइंस को इग्नोर करके उनके दरमियान कंपैरिजन करते हैं। तो दिस विल बी ऑब्वियसली लार्जर चार्ज, दिस विल बी स्मॉलर चार्ज। अब इस केस में जीरो फील्ड कहां पे एग्जिस्ट करेगा, याद रखिएगा इस केस में जीरो फील्ड विल एग्जिस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज। मतलब अब जीरो फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अब जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा छोटे वाले चार्ज की उस साइड पे जिस साइड पे बड़ा चार्ज नहीं है। इस वाली साइड पे तो बड़ा चार्ज मौजूद है, इसका मतलब है अब जीरो फील्ड की साइड पे एग्जिस्ट करेगा ऑन द अदर साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज। और लेट्स अज्यूम वंस अगेन इसका डिस्टेंस जीरो फील्ड स्पॉट का कितना है, इस चार्ज से x है, तो इसका डिस्टेंस फिर इस चार्ज से कितना हो जाएगा, दैट विल बी r प्लस x, जबकि r क्या है यहाँ पे दोनों चार्जेस के दरमियान वाला डिस्टेंस। तो अब अगर मैं इस वाले जीरो फील्ड स्पॉट का ये वाला डिस्टेंस मालूम करना चाहूँ तो मेरे पास उसी तरह से हम क्या करेंगे, E1 या EL जो है उसको बराबर रखेंगे ES के,
दोनों की मैग्नीट्यूड्स को बराबर रखेंगे। अब हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला है सिंप्लीफिकेशन के बाद, इसकी जगह ऑब्वियसली हम इसकी जगह पुट करेंगे के क्यू एल ओवर आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसकी जगह पुट करेंगे के क्यू एस ओवर एक्स का स्क्वायर। दोनों साइड्स पे के कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हमारे पास फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा। फोर्थ केस है हमारे पास फॉर अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। अगर हमारे पास चार्जेस दोनों अपोजिट हों और उनकी वैल्यूज भी इक्वल हों, मतलब अगर एक चार्ज हमारे पास प्लस 10 माइक्रोकूलम का है तो दूसरा चार्ज क्या हो, माइनस 10 माइक्रोकूलम का हो, तो याद रखिएगा इस केस में जीरो फील्ड एग्जिस्ट करता है ऑन द अदर साइड्स ऑफ बोथ चार्जेस, कि दोनों चार्जेस की जो दूसरे वाली साइड्स हैं, मतलब जिस साइड पे चार्ज मौजूद नहीं है उससे अपोजिट साइड्स, दोनों साइड्स पे जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा। और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो जीरो फील्ड किस डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करेगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। एंड द लास्ट पॉइंट इज फॉर आइसोलेटेड चार्जेस। अगर हमारे पास आइसोलेटेड अकेला चार्ज है तो उसके बारे में इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं के क्यू ओवर आर स्क्वायर, तो जीरो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, जब हम यहाँ पे आर की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक्स आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ कहाँ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आर्टिकल यहाँ पे हम सम अप करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हम चंद एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक की वैल्यू -1 माइक्रोकूलम है और दूसरे की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो कहता है जीरो फील्ड जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें हमारे पास केस कौन सा बनेगा, एक चार्ज, दोनों चार्जेस अपोजिट हैं और एक चार्ज छोटा है एक चार्ज बड़ा है, तो हमारे पास यही वाला केस यहाँ पे यूज होगा। और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर बनेगा, देखें आंसर्स देखें, अल्फा ऑप्शन है 3 मीटर ऑन द अदर साइड ऑफ Q1, दूसरा है जी 1 मीटर बिटवीन द चार्जेस। ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गई क्योंकि इस केस में बिटवीन द चार्जेस फील्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। 3 मीटर ऑन द अदर साइड ऑफ Q2, अब Q2 चूंकि बड़ा साइड है, बड़ा चार्ज है, तो बड़े चार्ज वाली साइड पे भी नहीं करता था, हमने कहा था छोटे वाले चार्ज की अपोजिट साइड पे एग्जिस्ट करता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा, इट विल बी 3 मीटर ऑन द अदर साइड ऑफ Q1। तो यहाँ से हम गलत ऑप्शंस को इलिमिनेट करके भी सही पे पहुँच सकते हैं और इसके जो है अपोजिट हम इसको मैथमेटिकली इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ टू अपोजिटली चार्ज बॉल्स अट्रैक्ट अ थर्ड बॉल व्हेन प्लेस्ड नियर थर्ड बॉल 1 by 1 देन द थर्ड बॉल इज। दो अपोजिटली चार्ज मेरे पास बॉल्स हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक तीसरे बॉल को। तो कहता है व्हेन प्लेस्ड नियर थर्ड बॉल 1 by 1, मतलब एक मेरे पास ये चार्ज है, एक मेरे पास ये चार्ज है, दोनों अपोजिट चार्ज, इनको मैं इस बॉडी के करीब लेके आता हूँ। जब इसको लेके आता हूँ ये भी अट्रैक्शन शो करता है, इसको लेके आता हूँ ये भी इसको अट्रैक्शन शो करता है। तो ऑब्वियसली दोनों चार्जेस अगर इस वाली बॉडी को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली होगा क्या, ये बॉडी जो है होगी तो न्यूट्रल, लेकिन अट्रैक्शन किस फिनोमिना से शो कर रही होगी, अट्रैक्शन शो कर रही होगी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जैसा कि हमने एक एमसीक्यू इस तरह का पहले भी डिस्कस किया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शो टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। तो ये थर्ड बॉडी ऑटोमेटिकली क्या होगी, इट विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B in an electric field is defined as the work done in carrying a unit positive charge from A to B while keeping the charge in equilibrium is called electric potential difference। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास 2 मेटल प्लेट्स हैं जिनके अपर वाली प्लेट्स पे लेट से पॉजिटिव चार्ज है, लोअर वाली प्लेट ए पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल ट्रीट किया जाता है, नेगेटिव वाली प्लेट को हम लो पोटेंशियल ट्रीट करेंगे। तो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई चार्ज मौजूद हो, लेट से ये मेरे पास चार्ज है Q0 और ये टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज बाय डेफिनेशन पॉजिटिव होता है। अब इस चार्ज को इस वाले लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा उसको हम नाम देंगे, इट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आई कैन से पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इट इज बेसिकली
द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। अगर इस चार्ज की वैल्यू मैं 1 कूलम कर दूं तो मेरे पास जो वर्क डन है वो एग्जैक्टली बराबर आ जाएगा डेल्टा वी के, जो कि यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इस डेल्टा वी को मैं यूं भी लिख सकता हूं, इट इज वी बी माइनस वी ए। तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, या इसको मैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूं कि जो भी वर्क इस चार्ज पे मैं करूंगा, इसको ए वाले मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने में जितना भी मैं वर्क करूंगा वो सारे का सारा वर्क जो है किस फॉर्म में अपीयर होगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस डेल्टा यू इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड में हम कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करते हैं तो उस बॉडी के ऊपर किया गया जो वर्क होता है वो अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जस्ट लाइक दैट यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इट इज डाउनवर्ड इन डायरेक्शन। हम चार्ज को लेके जा रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड और चार्ज हमारे पास है पॉजिटिव वाला। तो याद रखिएगा, जब भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो हमारे पास होता है उसको हम अगेंस्ट द फील्ड मूव करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी और वो वर्क डन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ चंद एक बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पहली प्रॉपर्टी के ये स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज वेरी सिंपल, डेल्टा वी वर्क ओवर चार्ज है तो इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंडली हम देखते हैं जी डेल्टा वी, इसके यूनिट्स क्या होंगे पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके यूनिट्स जो एसआई यूनिट्स हैं वो क्या है, वोल्ट। और 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस कब, जब हमें 1 कूलम चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक मूव करने में कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल वर्क करना पड़े। तो पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स क्या बनेंगे हमारे पास, वोल्ट। एंड थर्ड पॉइंट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज एनालॉगस टू प्रेशर डिफरेंस। जस्ट लाइक हम फ्लूइड्स में बात करते हैं कि किसी फ्लूइड सिस्टम में हमारे पास वाटर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। और प्रेशर डिफरेंस होगा तो फ्लूइड जो है वो पाइप सिस्टम में मूव करेगा, अदरवाइज फ्लूइड मूव नहीं करता। जस्ट लाइक दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास उसी चीज का एनालॉगस होता है। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन टाइप थिंग, तो इसको हम एज अ इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसका एनालॉगस है। देन हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसकी साइड इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं दो, एक ईसीजी है और एक ईईजी है। ईसीजी के अंदर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं बिटवीन पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट क्या कर रहा होता है, कौन कर रहा होता है, हार्ट जनरेट कर रहा होता है। जबकि ईईजी के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करते हैं और वो कौन जनरेट करता है, ब्रेन जनरेट कर रहा होता है। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्रीवियसली हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अभी देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी मिलती जुलती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से, एक छोटा सा फर्क आएगा। लेट्स अज्यूम मेरे पास ये एक चार्ज है, दिस इज चार्ज क्यू। इस चार्ज के गिर्द ये रीजन जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। अगर इस रीजन से बाहर चला जाऊं यहाँ पे मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाता है। अब ये वाला पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, अगर इसको मैं डिस्टेंस की टर्म्स में बात करूं तो ये पॉइंट होगा एट इंफिनिटी। अब अगर इस चार्ज को यहाँ पे मैं कोई टेस्ट चार्ज प्लेस कर दूं और इस टेस्ट चार्ज को मैं इस वाले इंफिनिटी पॉइंट से इसको लेकर आऊं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर, तो इस चार्ज को इंफिनिटी से लेकर किसी पॉइंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है वहां तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को हम नाम देंगे दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सिंगल पॉइंट। बेसिकली यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स ही होते हैं, ये भी एक्चुअली में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है,
लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जिन दो पॉइंट्स के दरमियान बॉडी मूव कर रही है उनमें से जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है उसका पोटेंशियल 0 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है V, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट का पोटेंशियल है, -0 कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दीज आर बेसिक डेफिनेशंस एंड फ्यू प्रॉपर्टीज जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड हैं। नाउ जो वर्क डन हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में करते हैं किसी चार्ज के ऊपर, उस चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने में, अगर उस वर्क डन की वैल्यू न्यूमेरिकल वाइज जो है वो क्वेश्चन में पूछ ले, तो उस वर्क डन की वैल्यू जो है हम मालूम करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। W is equals to Q, that will be the amount of charge and multiplied by delta V। ये डेफिनेशन बेसिकली इसी से हमने जो है इसको रीअरेंज किया है कि वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज जो था दैट वाज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से वर्क को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला जो वर्क डन का है, दिस फॉर्मूला इज मोर और लेस सिमिलर टू दिस फॉर्मूला जो हम ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन जो है कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड में हम क्या करते हैं, जब बॉडी को किसी हाइट पे लेके जाते हैं तो उसके ऊपर होने वाला वर्क मालूम करने के लिए mg को मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा h के साथ। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, mg यहाँ पे वेट था बॉडी का, यहाँ पे उसी जो है वो सिमिट्री में हमारे पास q क्या होगा, चार्ज होगा जो उस ऑब्जेक्ट पे प्रेजेंट होगा जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। और यहाँ पे डेल्टा h क्या था, हाइट थी जो हम मूव करते थे। यहाँ पे डेल्टा v क्या होगा, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को लो पोटेंशियल से हम मूव करके हाई पोटेंशियल पे जा रहे होते हैं। तो इन वन वे वी कैन ऑल्सो थिंक के ये जो यहाँ पे हाइट है, ये वाली हाइट, और यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर हाइट की जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो वी कैन ऑल्सो से के पोटेंशियल डिफरेंस इज एनालॉगस टू द लेवल या हाइट। जब हम इसको मैकेनिक्स में या इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क डन से कंपेयर करते हैं, तो वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसका एनालॉगस बनता है, हाइट का बनता है या लेवल का बनता है। प्रीवियसली हमने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रेशर का एनालॉगस है। यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस किसका एनालॉगस बन रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज बिकमिंग एनालॉगस ऑफ हाइट। तो अगर दोनों की ऑप्शन मौजूद होगी तो बोथ को चूज कर लेंगे, हाइट और प्रेशर डिफरेंस। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन मौजूद होगी एमसीक्यूज के अंदर तो हम जो है इसको चूज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन क्या है। तो डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम उस रिलेशन पे मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, this is the electric field strength, it is related with potential by this formula. Electric field strength is equals to negative of delta V over delta R। यहाँ पे डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा R होगा उन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जिन दो पॉइंट्स के दरमियान हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं। या यूं कह लें कि अगर हमारे पास यही वो प्रीवियस वाली मेटल प्लेट्स हैं A और B, हाई और लो पोटेंशियल, हमारे पास एक चार्ज है जिसको हम मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेट लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज डेल्टा आर, और जो पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं दैट इज डेल्टा वी। तो हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एग्जिस्ट करने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम मालूम कर सकते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर एज MCQs आर कंसर्न। तो इस फॉर्मूले के अंदर अब देख लेते हैं ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब कब होना है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स क्या पॉसिबल आ सकते हैं, और एक दो और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला। पहले नंबर पे ये फॉर्मूला जो है वो याद रखिएगा, एप्लीकेबल होता है सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए। ये वाली जो हमने मेटल प्लेट्स कंसीडर की थी, ये A वाली प्लेट और B वाली प्लेट, इन दोनों के दरमियान फील्ड जो है वो सेंट्रल रीजन में यूनिफॉर्म ही होता है। तो इन प्लेट्स के लिए हम जो है ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास आइसोलेटेड चार्ज आ जाए लाइक दिस,
इस आइसोलेटेड चार्ज के गिर्द भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है ना। इस चार्ज के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इस चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने अगर इसके यूनिट्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन थी हमारे पास F/Q। यहां से अगर यूनिट्स देखे जाएं तो इसके यूनिट्स बनेंगे न्यूटन पर कूलम। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस, तो इसके अकॉर्डिंगली इसके यूनिट बन जाएंगे वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फिर यूनिट्स हम दोनों यूज कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव साइन जो यहाँ पे आ रहा है, ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो की तरफ होती है। जैसा कि इस वाली डायग्राम में हम देख भी सकते हैं कि पॉजिटिव प्लेट हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ डायरेक्टेड हैं। तो नेगेटिव साइन जस्ट एमसीक्यू वाइज हम याद रख सकते हैं, नेगेटिव साइन शोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल, या यूं भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो हमने डेल्टा V ओवर डेल्टा R डिस्कस किया, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं नाम दे रहा हूं, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली होता क्या है बाय डेफिनेशन? पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द मिनिमम डिस्टेंस। मेरी मुराद डेल्टा V ओवर डेल्टा R, अगर इसमें डिस्टेंस की वैल्यू दोनों प्लेट्स के दरमियान मिनिमम कर दी जाए, इतनी कम कर दी जाए कि डेल्टा R अप्रोच करना शुरू कर दे जीरो को, तो ये वाली जो रेशो है इसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा दिस रेशो इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब डेल्टा R को यहाँ पे हम जीरो नहीं कर सकते, अगर जीरो कर देंगे तो दोनों प्लेट्स पे चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव से मिलकर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो बहरहाल पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? इट शुड बी मिनिमम डिस्टेंस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम ये 2-3 आर्टिकल्स इकट्ठे कवर करके इनसे रिलेटेड अभी एमसीक्यू भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमने डिस्कस किया एब्सोल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो उसका फॉर्मूला और उससे रिलेटेड जो की पॉइंट्स थे। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज Q मौजूद है। इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ डिस्टेंस R A के ऊपर एक पॉइंट है मेरे पास A, और एक और पॉइंट जो हम इस वाले आर्टिकल के अंदर पोटेंशियल की डेरिवेशन में एज्यूम करते हैं और बाद में उस पॉइंट को इन्फिनिटी पे शिफ्ट कर देते हैं। लेट्स एज्यूम दैट इज B पॉइंट। B पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से कितना है? इट इज RB। अगर मैं मालूम करना चाहूं कि Q चार्ज की वजह से A वाले पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, B वाले पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, या इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट मैं ले लूं उस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, या इसको हम कहते हैं पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी। अब हमने पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा था डेफिनेशन के अंदर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसका फाइनल फॉर्मूला हमारे पास जो आता है दैट इज V इज इक्वल्स टू K Q ओवर R। यहाँ पे K क्या है? कूलॉम कांस्टेंट है। Q क्या है? चार्ज की वैल्यू है। R क्या है? हमारे पास उस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। दिस रिलेशन शोज दैट कि जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज प्रेजेंट, जिस चार्ज के फील्ड के अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं। सेकंड थिंग इज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। जितना दूर पॉइंट लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस थिंग। और इसको इनवर्स रिलेशन है चूंकि यहाँ पे, तो इसको अगर हम ग्राफिकली डिस्क्राइब करेंगे तो हमारे पास वही वाला बॉयल्स लॉ वाला ग्राफ आएगा। जैसे बॉयल्स लॉ में हम कहते हैं
प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ कैसा आता है, वो एक डिकेइंग कर्व आती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ग्राफ ऐसा ही आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये मेरे पास चार्ज है, इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाह रहा था, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना चाह रहा था। अब इस चार्ज और इस पॉइंट के दरमियान अगर मेरे पास कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए तो उस केस के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। पोटेंशियल के फॉर्मूले के अंदर मॉडिफिकेशन क्या आएगी, नॉर्मली के की वैल्यू के हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या आएगा, मीडियम वाले केस में के की वैल्यू आ जाएगी, मीडियम के केस में के हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या होगा, इट विल बी हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इस के की वैल्यू को पुट करने के बाद जो फाइनल हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल का रिलेशन बनेगा मीडियम के केस में, वो बनेगा वी वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। मतलब हमारे पास जो भी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वैक्यूम के केस में इस पॉइंट पे, उसको हम एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा मीडियम के केस में। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक या एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब बिफोर स्विचिंग टू द एमसीक्यूज इन आर्टिकल्स से जो रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करने से पहले एक और की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चंद एक की पॉइंट्स इन तीनों आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट की पॉइंट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक और एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज VAB। अगर इस वाली डायग्राम के अंदर मैं A वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट B वाले पॉइंट दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस मालूम करना चाहूं, VA माइनस VB, हम कैसे लिखेंगे, ये डेरिवेशन के दौरान में ही ये एक रिलेशन आता है। इसी वाले रिलेशन में हम आर बी की जगह पे बाद में इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमारे पास वो बन जाता है फाइनल फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू KQ ओवर R वाला। इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास VAB इज इक्वल्स टू VA, A वाले पॉइंट का पोटेंशियल, माइनस VB एंड इट विल बी इक्वल्स टू KQ इंटू 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर RB। तो याद रखिएगा अगर VAB मालूम करना है तो यहाँ पे बटे में 1 ओवर RA माइनस RB आएगा, अगर VBA होगा तो ये वाइस वर्सा हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला हम याद रखेंगे। हो सकता है कि ये एक आइसोलेटेड चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स देके, दोनों के डिस्टेंसेस देके RA की वैल्यू दे दे हमें, RB की वैल्यू दे दे और चार्ज प्रेजेंट की वैल्यू दे दे, तो हमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब चंद एक की पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग ऑल द 3 आर्टिकल्स जो हमने प्रीवियसली पढ़े। फर्स्ट की पॉइंट इज, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी रीजन ऑफ स्पेस में कांस्टेंट हो देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन विल बी 0। ये हमारे पास एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि अगर किसी रीजन ऑफ स्पेस में क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो, तो उस रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो याद रखिएगा अगर हमारे पास किसी रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस उस रीजन में क्या हो जाएगा, 0। अब इस फॉर्मूले को जब हमने डिस्कस किया था तो E बराबर था माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना है, 0 होना है। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आ जाएं तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में ये वाली बात जो है वो जरूरी नहीं कि ट्रू हो। इनफैक्ट इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के लिए ये वाली बात ट्रू नहीं होती। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 नहीं होता। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस को भी अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहां तक फिर क्या रिजल्ट बना, अगर एमसीक्यू में आ जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी रीजन में कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टेटस बताएं। और हमारे पास एक ऑप्शन में आया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, दूसरी ऑप्शन में आए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो होगा, तीसरी ऑप्शन के अंदर आए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगा, फोर्थ ऑप्शन के अंदर आ जाए जी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। लेकिन अगर चार्ली ऑप्शन में लिखा होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस रीजन में क्या है, मे बी 0, मे बी वाली पॉसिबिलिटी होती, तो हमने फिर डेफिनेटली क्या करना था, इस आंसर को चूज करना था
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में जीरो हो भी सकता है, और जब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की बात करेंगे तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि जीरो ना भी हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज आएंगी, तो फिर हम मे बी पे मूव करेंगे। अगर मे बी वाली ऑप्शन नहीं है तो फिर हम जीरो को चूज करेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो क्या होती है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज के गिर्द मैं स्फीयर से ज्यूम कर लेता हूं विद द चार्ज एट द सेंटर। तो वो जितने भी मैं स्फीयर से ज्यूम करूंगा वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होंगी। जैसा कि यहां पे मेरे पास, अगर इस डायग्राम को मैं देखूं तो ये मेरे पास एक चार्ज है जिसको मैंने यहां पे प्लेस किया हुआ पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस चार्ज को सेंटर बना के मैंने यहाँ पे एक ये स्फीयर ड्रॉ किया, यहाँ पे सर्कल लग रहा है 3 डायमेंशन में, दिस विल बी स्फीयर। इस स्फीयर के ऊपर अगर मैं ए वाले पॉइंट की बात करूं, बी वाले पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे 10, 15, 20 जितने मर्जी पॉइंट्स ले लूं इस स्फीयर पे, उन सारे के सारे पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा VA, VB और भी जितने पॉइंट्स इस पे लूंगा सारे के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस बात करूं A और B के दरमियान, तो अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। सिमिलरली अगर मैं इस वाले स्फीयर के ऊपर पॉइंट्स ले लूं, इस वाले स्फीयर पे C पॉइंट ले लूं, D पॉइंट और कोई पॉइंट्स यहाँ पे ज्यूम कर लूं, तो सारों का पोटेंशियल आपस में सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं डेल्टा VAC की, मतलब A वाले पॉइंट और C वाले पॉइंट का कंपैरिजन करूं, तो A का पोटेंशियल डेफिनेटली C वाले पॉइंट से डिफरेंट होगा, क्योंकि A वाले पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो 4 से कम है, C वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 4 से क्या है, ज्यादा है। तो दोनों पे ऑटोमेटिकली जो है वो पोटेंशियल जो एब्सोल्यूट है उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे हम ये चीज नहीं कह सकते कि जी इक्वी पोटेंशियल अगर दो डिफरेंट सरफेसेस हैं तो उनके दरमियान भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, ऐसा नहीं है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर जितने मर्जी पॉइंट ले लें एक सरफेस के ऊपर, उनका आपस में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। वन अनदर प्रॉपर्टी जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में ट्रू है, दैट इज कि वर्क डन A से B तक या C से D तक जो है वो जीरो होगा, क्योंकि A और B के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो A से B जाते हुए या B से A आते हुए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये बात भी यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड रेड वेक्टर है, ब्लू सरफेस जो इक्वी पोटेंशियल है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री एंगल बना रहा है। दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, दिस इज अनदर गुड इंफॉर्मेशन कि अगर हम इन दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। एंड देन वर्क डन फ्रॉम वन इक्वी पोटेंशियल सरफेस टू अदर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये वर्क डन का वही फॉर्मूला है जो प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन बराबर होगा वो चार्ज जिसको डिस्प्लेस कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी जिस पोटेंशियल डिफरेंस में उसको मूव करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आ गए। इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाले कॉन्सेप्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि A और B के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो है, लेकिन A अगर हम बात करें इस रीजन ऑफ स्पेस की तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो हमारी ये वाली बात भी यहाँ पे वेरीफाई हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मूव करें जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, तो दो पॉइंट्स के दरमियान जब डिस्टेंस मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस उन पॉइंट्स के दरमियान निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज किया करेंगे। ये फॉर्मूला भी अगेन उसी फॉर्मूले से बना है, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब अगर मैं ये नेगेटिव साइन को इग्नोर करके मैग्नीट्यूड्स को डिस्कस करूं तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब डेल्टा आर को आई कैन राइट के डेल्टा आर जो है इट इज द डी डिस्टेंस। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव प्लेट, चार्ज अंदर वाली साइड पे आएगा, यहाँ पे चार्ज नहीं आएगा। ये नेगेटिव प्लेट A वाले पॉइंट से
इस पॉइंट से मैं मूव करता हूं यहां तक, तो मेरे पास इस दौरान में जो डेल्टा वी कवर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों प्लेट्स का जो डिस्टेंस होगा। तो ये मेरे पास डेल्टा वी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ हॉलो चार्ज स्फीयर। हमारे पास ये सारी चीजें ट्रू होती हैं। अगर मेरे पास ये एक हॉलो चार्ज स्फीयर है, ये चार्ज जो है वो सारे का सारा आउटर वाली साइड पे कंसंट्रेटेड होगा। तो अगर हॉलो चार्ज स्फीयर की बात करूं तो हॉलो चार्ज स्फीयर के बाहर अगर मैं मूव करता जाऊं डिस्टेंस अवे फ्रॉम द चार्ज, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर मूव करने से डिक्रीज होगा। किस रिलेशन के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जबकि अगर इसके अंदर बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसीस लॉ की पहली एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 0 होगा। लेकिन अगर हम इस हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो याद रखिएगा हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होती, उसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं इस फॉर्मूले से। ये बेसिकली वही K है, ये Q चार्ज की वैल्यू है जो सरफेस उस वाली हॉलो चार्ज स्फीयर पे मौजूद है। R क्या होगा उस हॉलो चार्ज स्फीयर का? रेडियस होगा। तो हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर कोई भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो पोटेंशियल हॉलो चार्ज स्फीयर की सरफेस के ऊपर मौजूद है। तो याद रखिएगा हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर जिस मर्जी पॉइंट पे ले लें पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं होगी, पोटेंशियल विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू जो उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, और उसको मालूम करेंगे हम के क्यू ओवर कैपिटल आर, जबकि कैपिटल आर क्या है? उसका रेडियस है। लेकिन अगर हम उस हॉलो चार्ज स्फीयर से बाहर मूव करना शुरू कर दें, डिस्टेंस उससे दूर जाना शुरू कर दें, तो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग के क्यू ओवर आर के अकॉर्डिंग डिस्टेंस के साथ कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया हॉलो चार्ज स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट। इसमें भी एक दफ़ा वही वाली बात वेरीफाई हो रही है जो हमने यहाँ पे बोली थी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक ओवर कैपिटल आर, जबकि कैपिटल आर क्या है? उसका रेडियस है। लेकिन अगर हम उस हॉलो चार्ज स्फीयर से बाहर मूव करना शुरू कर दें, डिस्टेंस उससे दूर जाना शुरू कर दें, तो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग के क्यू ओवर आर के अकॉर्डिंग डिस्टेंस के साथ कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया हॉलो चार्ज स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट। इसमें भी एक दफ़ा वही वाली बात वेरीफाई हो रही है जो हमने यहाँ पे बोली थी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर किसी रीजन में कांस्टेंट हो तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। 0 होने वाली पॉसिबिलिटी जो है ये हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर हम देख सकते हैं, और नॉन जीरो होने वाली पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस में देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम कंपैरिजन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो कंपैरिजन में सिंपल वही वाले फॉर्मूले जो हम सारे के सारे ये डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर बात की जाए तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, जबकि ये आर क्या है? डिस्टेंस है उस पॉइंट का फ्रॉम द चार्ज जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देख रहे हैं। और सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी डिस्टेंस के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास किसी एक पॉइंट के ऊपर, लेट्स से ये मेरे पास कोई पॉइंट है ए, दिस इज ए पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना चाहता हूँ नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से। मेरे पास एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, सो मैनी चार्जेस जो हैं वो पड़े हुए हैं इस रीजन में। मैं मालूम करना चाहता हूँ इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल जो है ए वाले पॉइंट पे सारे चार्जेस की वजह से क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किसी भी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक या एब्सोल्यूट पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे चार्जेस की वजह से जो अलग अलग पोटेंशियल है उसको क्या कर लेंगे, ऐड अप कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा उस पॉइंट पे। सो हम सारे के सारे पोटेंशियल्स को ऐड करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं चंद एक एमसीक्यूज जो इन आर्टिकल से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इज
इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। हमारे पास सिचुएशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड वो कह रहा है बराबर है। तो कहता है देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्या होगा। तो हमें पता है कि v को अगर हम रिलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस से तो फॉर्मूला आता है v इज इक्वल्स टू ई इंटू डी। तो अगर हमारे पास पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हैं तो डेफिनेटली d की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगी, 1 पुट करना पड़ेगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास है which path shows a possible movement of an electron in the electric field shown as। अब ये एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर एंटर हो रही है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। सो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एंटर हो रही है। कहता है O, N और M पाथ में से कौन से वाला पाथ इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसने लेबल की हुई है, इट इज फ्रॉम दिस प्लेट टूवर्ड्स दिस प्लेट। इसका मतलब ये होगा कि ये वाली प्लेट जो है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगी और ये वाली प्लेट किस पोटेंशियल पे होगी, नेगेटिव पोटेंशियल पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो मूव करती हैं पॉजिटिव पोटेंशियल से टूवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल। अब अगर ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन बीम जो है इसी डायरेक्शन में बेंड होगी। तो इलेक्ट्रॉन का जो पॉसिबल पाथ होगा दैट विल बी पाथ m। नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए पॉइंट x इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6 वोल्ट हायर देन एट पॉइंट y। एक मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है जिसमें क्या है, x वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉइंट y। इफ अ नेगेटिव चार्ज of this value, this is key word, if a negative charge of -5 coulomb is moved from x to y then potential energy of the charge will be। अब ये मेरे पास सिचुएशन है, लेट्स अज्यूम ये पॉइंट x है, ये मेरे पास है पॉइंट y। -5 कूलम चार्ज को मैं मूव कर रहा हूँ x वाले पॉइंट से टूवर्ड्स y, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। अब उसने स्टेटमेंट में कहा कि x वाले पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो y की निस्बत क्या है, 6 वोल्ट ज्यादा है। तो लेट्स अज्यूम जस्ट फॉर आवर इज x का पोटेंशियल +6 वोल्ट है तो y का पोटेंशियल ऑटोमेटिकली हो जाएगा 0 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि चार्ज नेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टूवर्ड्स लो पोटेंशियल। तो इसका मतलब है अगर मैं नेचुरली बात करूं तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर लो वाला पोटेंशियल जो है वो फोर्स लगाता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसकी डायरेक्शन अगेंस्ट द फील्ड होती है। जैसा कि इस वाले पैरेलल प्लेट्स के लिए भी हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज पे जो कूलम फोर्स लगती है वो नेगेटिव वाली या लो पोटेंशियल प्लेट से हाई की तरफ लगती है। अगर हम चार्ज को हाई पोटेंशियल से लो की तरफ खुद से मूव करें तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को अगेंस्ट द फोर्स मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब चार्ज को हम हाई पोटेंशियल से लो की तरफ लेके जाएंगे तो हमें चार्ज को बेसिकली उस डायरेक्शन में पुश करना पड़ेगा, खुद से उसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब कितनी इंक्रीज होगी वो हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं, डेल्टा U बराबर होता है Q मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V। इसकी वैल्यू 6 है, चार्ज की वैल्यू -5 है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 जूल एनर्जी की वैल्यू आएगी। और एनर्जी जो है होगी क्या, इंक्रीज होगी। डिक्रीज एनर्जी तब होगी जब चार्ज मूव करेगा लो पोटेंशियल पे जाके, अगर छोड़ दें ऑटोमेटिकली चार्ज जो है लो से हाई की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बहरहाल जो एमसीक्यू दिया गया है उसमें उसने पोटेंशियल एनर्जी का स्टेटस पूछा है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी चूंकि हाई से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम is moved from O to N via 2 different paths, for which path the work done is greater। तो ये मेरे पास सिचुएशन है, दो प्लेट्स हैं, दोनों का पोटेंशियल दिया हुआ है,
चार्ज पाथ 1 और पाथ 2 को फॉलो करके O वाले पॉइंट से जाता है N वाले पॉइंट तक, तो कहता है इनमें से किस पाथ पे वर्क डन जो है वो ज्यादा होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात याद रखिएगा, जस्ट लाइक अ ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है। कंजर्वेटिव फील्ड से मुराद, अगर आप दो पॉइंट्स के दरमियान किसी चार्ज को मूव करवाते हैं तो जितने मर्जी आप पाथ फॉलो कर लें, सारों के लिए वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा वर्क डन इज सेम। एंड देन हमारे पास है रेफरिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रेफर करते हुए कि अगर ON डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये वाला डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, और कर्व डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो कहता है द वर्क डन ऑन द चार्ज वाइल फॉलोइंग कर्व्ड पाथ। अब हम इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, चाहे कर्व पाथ फॉलो करें चाहे स्ट्रेट पाथ, वर्क डन ने सेम होना है। और वो वर्क डन कैसे आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। Q हमारे पास यहाँ पे कितना है, चार्ज की वैल्यू है 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस प्लेट और इस प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस सब निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी 100। कैसे निकालेंगे, 50 ये वाला माइनस ये -50 है तो ये माइनस डबल मिलके प्लस हो जाएगा, दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 100 आएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू से, 100 को हम 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 10 की पावर -3। नेक्स्ट हमारे पास है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स इज -50 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है -50, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स इज। तो देखें हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड से, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन ये था, E बराबर था नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूं -50, तो ये वाला माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये माइनस का साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में नहीं बल्कि पॉजिटिव 50 न्यूटन पर कूलम आएगी। एंड द नेक्स्ट MCQ इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ प्रोटॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अवे। एक प्रोटॉन है, उससे 1 मीटर डिस्टेंस पे उसका पोटेंशियल पूछा हुआ है। तो अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखूं दैट इज KQ/R। अब K यहाँ पे क्या है, 9 × 10 की पावर 9। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है, 1.6 × 10 की पावर -19, और डिस्टेंस कितना है 1। अब यहाँ पे अगर हम 9 ये 10 की पावर्स को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, 10 की पावर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -19 और +9 करेंगे तो आ जाएगा -10। और मल्टीप्लाइड बाय 1.6 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। अब अगर मैं 1.6 में से पॉइंट जरा इग्नोर कर दूं या 1.6 को इस तरह से लिख लूं कि ये क्या है 16/10, तो इसका मतलब है 1.6 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं 9 × 16/10। तो 16 को जब 10 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास 160 आता है, 16 को 9 से ज़रब देंगे तो 144 आएगा। 144 जब 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 14.4 आंसर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आ गया 14.4। इसको जब हम फर्दर ये अशारिया यहाँ पे लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या बन जाएगा 1.44 × 10 की पावर -9 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q0 शोन इन द डायग्राम। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया गया है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज ये 10 और ये -10। इनको उसी तरीके से हम जैसे पीछे किया था इनको करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 20। अब ये Q0 की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा R दिया हुआ है, चार्ज के ऊपर फोर्स पूछी हुई है
तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स के दरमियान बराबर होता है मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज डिवाइड इज इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो इस फॉर्मूले में मुझे डेल्टा वी पता है, डेल्टा आर पता है, क्यू की वैल्यू पता है, आई कैन फाइंड द फोर्स। ये हम जो है जब फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻³ एंड देन नेक्स्ट एमसीक्यू इज टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू। सिमिलर चार्जेस हैं, इसका मतलब अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, कहता है दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, दैट इज d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट p मिडवे बिटवीन द चार्जेस। तो ये मेरे पास सिचुएशन है, एक चार्ज q, ये दूसरा चार्ज q है, इनके दरमियान में टोटल डिस्टेंस d है, मिडवे पॉइंट है जिसका डिस्टेंस दोनों चार्जेस से ऑब्वियसली क्या होगा, दैट विल बी d/2। इस पॉइंट पे कहता है इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। पहला सवाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमने देखा था किसी एक पॉइंट पे जब दो चार्जेस का पोटेंशियल निकालना हो तो वो दोनों चार्जेस का पोटेंशियल क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो जब इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल देखेंगे तो दैट विल बी के क्यू, डिस्टेंस क्या है इस चार्ज का इस वाले पॉइंट से, ये d/2 है, तो d/2। सिमिलरली दूसरे चार्ज के लिए भी ऐसे ही करेंगे d/2, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर बनेगा दैट विल बी, दोनों को ऐड करने से kq4 ओवर आ जाएगा यहाँ पे d डिस्टेंस। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आ गया 4kq ओवर d। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस p वाले पॉइंट पे दोनों चार्जेस की वजह से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो कैसे आएगा, v1 माइनस v2। चूंकि v1 और v2 की वैल्यू बराबर है तो आंसर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा फाइनल, इट विल बी डेल्टा।